हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं पहला सम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। इसमें पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 35। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इसमें हम लोग को जीएवी निकालने के लिए बोल रहा है। गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम शॉर्ट में जीएवी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है जीएवी निकालो। और इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, एक हाउस 1 है, एक हाउस 2 है, सिचुएटेड एट चंडीगढ़ और अमृतसर। म्यूनिसिपल वैल्यू है 6,000 फेयर रेंट है इतना, एक्चुअल रेंट है अलग अलग। फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स प्रॉपर्टी वेयर वेकेंट। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोगों का खुद का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है, उन दोनों में विचेवर इज हायर। ये करते करते ही हम रूल समझा रहे हैं, मुंह से बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही लिखना। एक साथ दोनों घर के लिए सम करेंगे, एक में लिखेंगे H1, एक में लिखेंगे H2। यहाँ लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है MV। फिर तो इसमें एक चीज और होता है, ऐसे स्टैंडर्ड रेंट, अगर सब में स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो फिर वो छोड़ दो। तो रूल क्या होता है, जीएवी पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड और फेयर रेंट विचेवर इज हायर। इन दोनों में जो हायर होगा उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अभी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो छोड़ दो, इन दोनों में जो हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। हम लिख दिए हायर ऑफ एमवी और फेयर रेंट FR। रेंट ठीक है। एक्चुअली हम लोग रूल क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं। जो भी आता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक चीज बोले हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर इज एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में जो हायर है वो एक्सपेक्टेड रेंट है। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर होगा वो जीएवी होगा। तो सिंपल बात क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो हम लोगों का जीएवी होगा। पर अभी एक्चुअल रेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है, देखो। एनुअल रेंट होता है सबसे पहले। एनुअल रेंट क्या होता है, सोचो मेरे एक महीने, तुम लोग मेरे घर में अगर रह रहे हो तो तुम लोग मेरे को एक महीने का रेंट देते हो 10 रुपया। तो एक साल का रेंट कितना होगा, 120 रुपया। दिस इज एनुअल रेंट। तो हम पहले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं एनुअल रेंट में और एक्चुअल रेंट में क्या डिफरेंस है। तो
एनुअल रेंट क्या होता है, अगर मेरे को रेंट मिलता है 10 रुपया एक महीने के लिए, तो 12 महीने का रेंट कितना होगा, 120 रुपया। ये क्या हुआ, एनुअल रेंट। अब अगर मेरे, अब दो चीज होता है, एक होता है वैकेंसी, एक हम लोग वर्ड सुनते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेट को समझते हैं, मतलब सामने वाला हम लोग के घर में रहा पर हम लोगों को बिना रेंट दिए चला गया। जैसे सोचो जनवरी से दिसंबर का साल है, ठीक है, वो सामने वाला मेरे पास जनवरी में रहने आया और मेरे पास पूरा दिसंबर तक रहा, पर मेरे को नवंबर और दिसंबर का रेंट बिना दिए ही दिसंबर में चला गया। तो 2 महीने का मेरा अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब रहा पर मेरे को पैसा नहीं दिया। वैकेंसी का मतलब होता है सामने वाला रहा ही नहीं और फिर पैसा नहीं दिया। वैकेंसी मतलब वेकेंट, खाली था, मतलब मेरे पास जनवरी से अक्टूबर तक रहा, अक्टूबर 31 अक्टूबर के बाद मेरे पास रहा ही नहीं, मेरे को छोड़कर चला गया। तो नवंबर दिसंबर मेरे पास तुम लोग रहे भी नहीं और मेरे को पैसा दिए भी नहीं, इसको कहते हैं वैकेंसी। तो वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट अगर है सम में तो वो लेस होगा। जैसे सोचो, मान लेते हैं वैकेंसी है, तुम लोग मेरे यहाँ रहे ही नहीं, तो तुम लोग मेरे को 2 महीने का पैसा तो मेरे को मिला ही नहीं। तो एक महीने का रेंट था 10 रुपया, तो 2 महीने का 20 रुपया मेरे को नहीं मिला। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 100 रुपीज। यहाँ तक तुम लोग सबका क्लियर है। तो इस सम में देखो क्या दिखा है, इस सम में क्लियरली लिख रहा है कि एक्चुअल रेंट पर मंथ, एक्चुअल रेंट वो कितना दिया, अप्रैल से जुलाई दिया, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना मेरे को रेंट दिया। और उसके बाद अक्टूबर से फरवरी, मतलब बीच में अगस्त सितंबर 2 महीने का रेंट नहीं मिला, और लास्ट में मार्च का भी रेंट मेरे को नहीं मिला, मतलब 3 महीने का रेंट मेरे को नहीं मिला। तो एनुअल रेंट कुछ और होगा और एक्चुअल रेंट कुछ और है इस सब में। अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो एनुअल ही एक्चुअल है। मेरा एनुअल रेंट 120 रुपया है, ना वैकेंसी है ना अनरियलाइज्ड रेंट है, तो मेरा क्लियर है एनुअल ही एक्चुअल है, मेरे को पूरा 120 रुपया मिल गया। पर यहाँ स्टोरी अलग है, यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे सामने वाला क्लियर लिखा है फॉर द रिमेनिंग पीरियड प्रॉपर्टीज वेयर वेकेंट। जो मंथ का पैसा मेरे को नहीं मिला है वो टाइम पे मेरे घर में कोई रहता ही नहीं था, इसलिए मेरे को पैसा नहीं मिला। तो हम लोगों को एक्चुअल रेंट वर्किंग्स में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली दिया हुआ है वही एक्चुअल रेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लियर दिया हुआ है H1 का हम लोगों को इतना इतना मिला है। ये वाला चीज हम लोग का क्लियर है कि 500 इंटू 4 मिला है हम लोगों को, और दूसरे टाइम पे 900 इंटू से 5 मिला है हम लोगों को। इस तरह हम लोग पहले एक्चुअल रेंट अच्छे से कैलकुलेट कर लिए। एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने के बाद एनुअल दिखाना पड़ेगा। अगर सिंपल सम में वैकेंसी है या अनरियलाइज्ड रेंट है तो एनुअल रेंट से सम शुरू करके प्रॉपर शो करना पड़ेगा। तो एनुअल रेंट हम लोग क्लियर दिखा रहे हैं कि 6500 अगर 9 मंथ्स का रेंट था तो 12 महीने का रेंट कितना होगा ये दिखाएंगे, और दूसरी तरफ 6650 अगर 9 मंथ्स का रेंट था तो 12 मंथ का रेंट कितना होगा, इससे फिर दिखाएंगे वैकेंसी लेस करते हुए, लेस वैकेंसी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो एनुअल रेंट हम लोग क्लियर लिख लिए 8667 और 8867। उसके बाद हम लोग का एक्चुअल हम लोगों को पता था 6500, तो 6500 अगर हम लोग का एक्चुअल है और एनुअल था 8667, तो वैकेंसी का रुपया कितना होगा, दोनों को माइनस करके वैकेंसी का वो रुपया होगा। तो इस तरह हम लोग दोनों का एक्चुअल रेंट भी लिख दिए। अब एक्चुअली बात क्या है, अब हम लोग को निकालना है जीएबी। जीएबी का फॉर्मूला क्या है, जीएबी का फॉर्मूला है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट में और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो हम लोगों का जीएबी होता है। ये क्लियर है, ये रूल है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा उसको हम लोग जीएबी कहते हैं। तुम लोग एक चीज देखो,
आप बोलोगे हायर तो मैम एक्सपेक्टेड रेंट है जो कि 7,000 है, तो आप ये 6500 क्यों ले ली? ये बात आता है रूल 4 में। रूल 4 कहता है कि अगर हम लोगों का एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से छोटा हो गया है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोगों का एक्चुअल रेंट बड़ा होता। हम लोगों का एक्चुअल रेंट कितना है? 6500, पर एनुअल रेंट कितना है? 8667। तो अगर सोचो वैकेंसी नहीं होता तो हम लोगों का एक्चुअल रेंट कितना होता? 8667, जो कि 7000 से हायर है। तो अगर हम लोगों का एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से छोटा हो गया है तो हम लोग उसी को बड़ा मानेंगे, 6500 को ही बड़ा मानेंगे, इसलिए 6500 लिए हैं। दूसरी तरफ भी सेम चीज है, हम लोगों का अगर वैकेंसी था इसलिए वो 6650 हो गया, 7000 से छोटा। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोग का एक्चुअल रेंट क्या होता? 8867। तो हम लोग दोनों में हायर किसको मानेंगे? 6650 को ही हायर मानेंगे, इसमें वही जीएवी है। इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 36, इसमें बोल रहा है एन कंस्ट्रक्टेड वन हाउस इन पटना, 50% of the property is let out and 50% is occupied for his residence। देखो हम लोगों के पास जब घर होता है तो हम लोग उसका दो चीज करते हैं, या तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं मतलब उसमें खुद रहते हैं, या तो उसको लेट आउट करते हैं मतलब दूसरे लोग को रख कर रेंट लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक हम लोगों के पास घर है जिसमें 50% में हम लोग रहते हैं, 50% को हम लोग लेट आउट करते हैं। अब ये तुम लोग पूछोगे कैसे? ये मान लो फ्लोर वाइज हम लोगों का दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में हम लोग खुद रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में टेनेंट रहता है। द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वॉज लेट फॉर 4 months। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है जिसमें हम लोग खुद रह रहे थे उसको भी हम लोग 4 महीना लेट आउट किए थे, मतलब उसको जो फर्स्ट फ्लोर था वो पूरा 12 महीना लेट आउट था, पर जो नीचे वाला था जिसमें हम लोग रह रहे थे उसको 4 महीना हम लोगों ने लेट आउट किया है और 8 महीना हम लोग खुद रहे हैं। तो इसमें फिर बहुत सारा डिटेल दिया है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फुल हाउस, एनुअल रेंट, रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, रिपेयर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचपी। देखो जब भी हम लोगों का एक घर को हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाफ लेट आउट रहेगा तो उसको यूनिट 1 यूनिट 2 कहते हैं। टैक्स में उसको फ्लोर नहीं कहते हैं, फ्लोर 1 फ्लोर 2, उसको यूनिट 1 यूनिट 2 कहते हैं। इसलिए हम लोगों का हिसाब से दो यूनिट है, दो फ्लोर है, तो इसलिए हम एक को यूनिट 1 लिखे और एक को यूनिट 2 लिखे हैं। पर्पस क्या है? एक को हम लेट आउट किए हैं और एक को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हैं, SO मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू। अब देखो इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू एक साथ पूरे घर का दे दिया है 1,20,000 मतलब 1,20,000, पर हम लोग उसको दो यूनिट में बांट रहे हैं तो दोनों में 60,000 60,000 लिख देंगे। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो सम होता है वो शुरू ही होता है सीधे नैव से, नेट एनुअल वैल्यू तक, जीएवी तक उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में
शुरू ही होगा नैब से, नेट एनुअल वैल्यू, तब तक उसमें कोई फिगर नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या किए, सिर्फ लेट आउट को पहले फोकस करो, भूल जाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड को। तो लेट आउट में कितना होगा, 60,000। उसके बाद इसमें आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, अच्छा इसमें फेयर रेंट है हम लोगों का, एक सेकेंड, देखो ये बेसिकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोगों का दो फ्लोर था, एक फ्लोर को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड रखे थे, बट दूसरे फ्लोर को हम लोग लेट आउट किए थे। जो लेट आउट वाला फ्लोर था वो फुल्ली लेट आउट था, पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला फ्लोर था उसको भी हम लोग 4 महीने के लिए लेट आउट किए थे। तो बेसिकली इसका भी लेट आउट का ही कॉलम बनाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए उसका अलग से फिर से सम करेंगे 8 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो जो लेट आउट हुआ था उसके लिए कॉलम बनाए। तो यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही हम लोगों का लेट आउट है, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी था उसमें भी लेट आउट पोर्शन था। ये पहला पर्पस क्लियर है। दूसरा, म्यूनिसिपल वैल्यू जब ये आधा आधा होता है, दो तरीके से सम होता है, एक एरिया वाइज, एक पीरियड वाइज। एरिया वाइज का मतलब होता है जो एक फ्लोर लेट आउट है, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसको हम लोग एरिया वाइज कहते हैं। पीरियड वाइज किसको कहते हैं, जिसमें 4 महीना लेट आउट था, 8 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था। जिसमें टाइम बेसिस में डिवीजन है उसको पीरियड वाइज कहते हैं, और जिसमें फ्लोर वाइज डिवीजन है उसको एरिया वाइज कहते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू के केस में, बाकी सारे चीजों के केस में, जब हम लोग ये फ्लोर की तरह ट्रीट करते हैं ना, सब वो एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, तो उसको दो घर की तरह इमेजिन करते हैं। मतलब इसको एक घर समझो ही मत, ये दो घर की तरह ट्रीट करो। यूनिट 1 यूनिट 2 सोचो दो घर है, ऊपर नीचे दो घर है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू दो घर के बीच में डिवाइड होता है, टाइम पीरियड के बीच में नहीं। तो बेसिकली दूसरे वाले में भी हम लोग पूरा 60,000 ही लिख देंगे, ये मंथ वाइज डिवाइड नहीं होता, सिर्फ एरिया वाइज डिवाइड होता है। एरिया हम लोग का दो ही है, ऊपर और नीचे, तो इसको 60,000 60,000 दोनों में लिख दिए। तो बेसिकली इसमें फेयर रेंट नहीं है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे। अब इसमें स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 12,000 पर मंथ। तो अगेन इसको दो घर की तरह डिवाइड कर देंगे, 6,000 6,000, तो 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12। अब हम लोग कैसे करते थे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हाइयर। तो फेयर रेंट है नहीं, तो हाइयर कौन सा हुआ, 60,000। रूल कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, इसमें फेयर रेंट नहीं है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू ही हम लोगों का 60,000। अब स्टैंडर्ड जो भी आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो और देखो विच एवर इज लोअर। तो जो भी आंसर, हम लोग का आंसर कितना है, 60,000। 60,000 और 72,000 में विच एवर इज लोअर, मतलब 60,000, तो 60,000 हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेंट है। तो रूल क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, जो आंसर आएगा हाइयर आएगा, उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट को देखना विच एवर इज लोअर, दोनों में जो लोअर होगा वो हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब अगेन इसके साथ एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है। तो एक्चुअल रेंट, इसमें वैकेंसी ये सब का कोई बात नहीं लिखा है, तो सीधे हम लोग एक्चुअल रेंट लिख सकते हैं। अब एक्चुअल रेंट का इसमें क्या स्टोरी है, बोल रहा है एनुअल रेंट ऑफ 50% पोर्शन पर मंथ। जो पूरा घर, जो एक फ्लोर था जो पूरा ही लेट आउट था, उसका रेंट है 6,000। तो उसमें तो 6,000 इंटू 12, पूरा 12 महीने के लिए लेट आउट किए थे। पर जो दूसरा वाला घर था, जो हम लोग 4 महीने के लिए लेट आउट किए थे और 8 महीना हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाई किए थे, उसमें भी रेंट हम लोग को 6,000 का ही मिल रहा है। तो उसमें 6,000 इंटू 4 होगा।
क्योंकि उस घर को हम लोग 6,000 रुपए में सिर्फ 4 महीने के लिए ही दिए, तो वहां 24,000 है। अब इसमें निकालेंगे GAV, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हाइयर। GAV के बाद हम लोग लिखते हैं लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है, इसमें क्लियर लिखा है 20,000, तो 20,000 को भी 2 से मतलब 1/2 कर देंगे। एक्सक्यूज मी मैम। तो बेसिकली ये हम लोगों का ओवर हो गया, हम आंसर ऊपर लिख दिए टॉप में। ये कंप्लीट हो गया है सम। नेक्स्ट सम देखो, इलस्ट्रेशन 37। आर ओन्स अ हाउस, हम लोगों ने घर खरीदा। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 80,000। He paid 18,000 as local tax during the year. He uses his house which consists of two identical residential units, मतलब हम लोग का 2 यूनिट है ऊपर और नीचे, for his residential purpose, but let out one of the two units of the house at 3,000 per month। पर वो एक घर को वो एक घर है, उसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2, दोनों को ही वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता था। बट लेट आउट वन ऑफ द 2 यूनिट्स ऑफ द हाउस, कहने का मतलब है एक घर को वो लेट आउट कर दिया था 3,000 पर मंथ में, विथ इफेक्ट फ्रॉम Jan 1 2020, मतलब 3 महीने के लिए। तो इसका हम बॉक्स बना के तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हम लिखे हैं यूनिट 1 तो वो पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, पर यूनिट 2 को वो 3 महीने के लिए लेट आउट किया है, जनवरी से मार्च तक, बाकी 9 महीने तक वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रखा। तो अगेन हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, एक यूनिट 1 का, एक यूनिट 2 का। एक को हम लिखे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक को लिखे हैं लेट आउट। स्टार्ट करेंगे हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू से। अभी हम क्लियरली बोले थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर शुरू ही होता है नैव से, नैव के पहले तक उसमें कुछ नहीं होता, डैश होता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में हम डैश दे दिए, पर जो दूसरा वाला पोर्शन था उसमें हम आधा डाल दिए 40,000। अब इसमें हम लोगों का ना तो फेयर रेंट है और ना तो स्टैंडर्ड रेंट है, तो इसमें हम लोग का कुछ नहीं है, तो यही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा।
यही एक्सपेक्टेड रेंट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ना तो फेयर रेंट है ना तो स्टैंडर्ड रेंट है, तो हायर लोअर कुछ भी कर ले म्यूनिसिपल वैल्यू वाला ही आंसर आएगा, इसलिए हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट भी यही है। अब इसके बाद लिखा जाता है एक्चुअल रेंट, इसमें वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, ये दोनों नहीं है तो सीधे एक्चुअल रेंट लिख सकते हैं। पहला वाला में अगेन डैश क्योंकि कोई रेंट है ही नहीं, दूसरे वाले में 3000 है फॉर 3 मंथ्स इसलिए 9000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हाइयर। तो ये हम लोग का जीएवी हो गया। इसके बाद लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम है लोकल टैक्स। अगर याद नहीं है तो कहीं पर लिख कर रख लो, म्यूनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम है लोकल टैक्स। तो लोकल टैक्स हम लोगों का कितना है 18,000, तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया नैव। नैव से हम लोग करते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अच्छा, इसमें हम लोगों को टैक्सेबल एचपी नहीं निकालने बोला था, सिर्फ एनुअल वैल्यू निकालने बोला था। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू, नैव। तो नैव पे ये सम ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सम पढ़ रहे हैं 38 नंबर। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेज। हम लोगों के पास दो घर है। One is occupied by him for his own residence and the municipal valuation of this house is 1000। उसमें से एक घर में हम लोग खुद रहते हैं मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 1000। द अदर ही लेट्स आउट एट 200 पर मंथ एंड इट्स म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1600। और जो दूसरा वाला घर है वो हम लोगों ने लेट आउट किया, और जो दूसरा वाला घर है वो हम लोग लेट आउट किए हैं 200 पर मंथ में, और इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 1600 है। अगर ये लोग ऐसे अलग अलग दे दिया है तो हम लोग यही म्यूनिसिपल वैल्यू फॉलो करेंगे। दोनों घर का एक्सपेंस दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स 260, लैंड एक्सपेंस फॉर बोथ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, और यही हम लोग का प्रीवियस ईयर है। म्यूनिसिपल टैक्स है 260, लैंड रेवेन्यू है 100, फायर इंश्योरेंस है 200, interest on loan taken for repair 300, his income from other sources of the same previous year 15,000। तो बेसिकली दो घर की तरह सम शुरू कर देंगे।
एक घर में वो खुद रहता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, और दूसरा उसने लेट आउट किया था। स्टार्ट करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू से। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, डैश होगा। लेट आउट वाले में 1600। इस सब में फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है, तो यही एक्सपेक्टेड रेंट है। इस सब में हम लोग का वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही नहीं है, तो सीधे एक्चुअल रेंट लिख लेंगे। उसके बाद जीएवी होता है विच एवर इज हाइयर, एक्सपेक्टेड रेंट में और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हाइयर। तो दोनों में हाइयर था 2400, वो जीएवी है। इसके बाद लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। देखो हम एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स, ये जो हम लोग आधा आधा डिवाइड कर रहे थे लास्ट सम में, हम लोगों ने आधा आधा डिवाइड कर दिया था, 20,000 को 10,000 10,000। ये एक्चुअली किस बेसिस पे डिवाइड होता है? ये म्यूनिसिपल वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड होता है। हम लोगों का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 260। पर ये डिवाइड आधा आधा नहीं होगा, ये डिवाइड होता है म्यूनिसिपल वैल्यू के हिसाब से। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है इसका? 1000, उसका 1600। तो 1000:1600 के रेशियो में वो डिवाइड होगा। जितना सम अभी तक हम लोग किए उसमें आधा आधा था सब कुछ, इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स को भी हम लोग आधा आधा कर दिए। पर ऐसे इसमें आधा आधा नहीं कर सकते, क्यों? म्यूनिसिपल वैल्यू अलग अलग है, इसका 1000 है, उसका 1600 है। तो 1000:1600 के रेशियो में म्यूनिसिपल टैक्स को बांटेंगे। तो नीचे एक नोट लिख लो, म्यूनिसिपल टैक्स is to be apportioned इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है टेकन टू रिपेयर द हाउस लेट आउट। यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है वो किस घर के लिए दिया है? लेट आउट वाले घर के लिए दिया है। तो हम लोग सिर्फ लेट आउट वाले घर से ही माइनस करेंगे, दैट इज 300। अब इसमें क्या बोल रहा है 39 नंबर में? Mr. B took loan of rupees 7 lakh on 1/4/16 from HDFC for construction of a house on a piece of land he owns in Kolkata। बोल रहा है
कि हम लोगों ने एक लोन लिया है 7 लाख रुपीस का 1416 में, मतलब 1 अप्रैल 2016 में हम लोगों ने लोन लिया था एक घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो जमीन हम लोग के पास कोलकाता में था, उसके ऊपर हम लोग घर बनाने के लिए लोन लिए थे। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। हम लोग का लोन का इंटरेस्ट रेट कितना था? 12%। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1/7/18। हम लोग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया था 1 जुलाई 2018 में। द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग। अभी तक हम लोग 1 रुपया भी लोन पे नहीं किए हैं। कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हम रूल का बात कर लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो रूल है वो हम लोग का घर बनाने के ऊपर है। इस चैप्टर में हम लोग लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हम लोग को लेस करने मिलता है, ये लेस करने से हम लोगों को बेनिफिट होता है। हम लोगों का इनकम थोड़ा कम हो जाता है। इनकम कम हो जाएगा तो हम लोग को कम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो लेस करने मिलता है, ये हम लोग के लिए गुड न्यूज है। हम लोग को अच्छा लगता है ये लेस करने मिलता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो इसके ऊपर कुछ रूल बनाया है कि अगर मेरे को ये लेस चाहिए, अगर मेरे को इसका बेनिफिट लेना है, तो मेरे को कुछ रूल फॉलो करना होगा। तो मैंने पूछा क्या रूल है, अगर मेरे को ये लेस करना है तो फिर क्या रूल है बताइए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोन तो बहुत सारी चीजों के लिए लेते हो, पर यहाँ पे आपको कौन से लोन का इंटरेस्ट लेस करने के लिए मिलेगा? अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करोगे, अगर आप घर एक्वायर करोगे, मतलब रेडीमेड घर खरीद लोगे, या तो घर का रिपेयर करोगे, या तो घर को रेनोवेट करोगे, मतलब यहाँ पे कौन से लोन का बेनिफिट मिलेगा हम लोग को? लोन इज टेकन फॉर 4 पर्पस ओनली: फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, फॉर द एक्विजिशन ऑफ द हाउस, फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस, फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस। सिर्फ 4 रीजन से ही हम लोग लोन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लेस करने मिलेगा। बाकी और किसी भी चीज के लिए लोन लेंगे तो यहाँ पर लेस करने नहीं मिलेगा। पहला रूल। मैंने कहा बस इतना ही रूल है? बोले नहीं, और भी रूल है। अब डिपेंड करता है आप लोन लेने के बाद जो घर बनाओगे उसको सेल्फ ऑक्यूपाई करोगे या लेट आउट करोगे। मैंने कहा वो मैंने अभी सोचा नहीं है। बोले ठीक है। तो अब उसके ऊपर क्या रूल है? अगर मेरा घर 1499 के अगर मैंने जो लोन लिया है वो 1499 के पहले लिया है या 1499 के बाद लिया है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल लिखवाए हैं। इसमें हम लोग को दिया है कि अब जानना है कि हम लोग जो ये घर लिए हैं वो क्यों लिए हैं। अगर लेट आउट करेंगे तो क्या रूल है, सेल्फ ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या रूल है। हम समझा रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर, हम लिखवाए भी है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन लोन इज टेकन फॉर परचेज, एक्विजिशन, रिपेयर एंड रिन्यूअल। उस परचेज को काट के कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर एंड रिन्यूअल, 4 रीजन होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, हम लोग लोन 1499 के पहले लिए हैं या ऑन और आफ्टर 1499 में लिए हैं। ऑन मतलब 1499 को ही लोन लिए हैं या उसके बाद लिए हैं, इसका एक रूल है। अगर हम लोग लोन 1499 के पहले लिए हैं तो हम लोग को मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है 50,000, इंटरेस्ट पे कर ही सकते हैं 50,000, पर मेरे को गवर्नमेंट कितना डिडक्शन देगा? सिर्फ 30,000 के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का लोन लिया हुआ है 1499 के पहले। अगर हम लोग का लोन ऑन और आफ्टर 1499 में लिए हैं तो हम लोग का मैक्सिमम डिडक्शन है 2 लाख का। ठीक है, ये रूल है सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर। तो मैंने पूछा अगर लेट आउट करे तो क्या रूल हो जाएगा? वो बोला तब आपका और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाख का लिमिट है, लेट आउट करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं और मेरा लोन 1499 के हम बाद में ही लिए हैं, हम लिए हैं लोन 2000 में, 2001 में, तो सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं और मेरा इंटरेस्ट रियल में हम पे करते हैं 2,10,000 का, तो मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 2 लाख का, मैक्सिमम 2 लाख का। पर अगर हम इस घर को लेट आउट करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 5 लाख भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो मेरे को 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहले जानना है हम लोग लोन क्यों लिए हैं। कंस्ट्रक्शन,
एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल, ये 4 रीजन से लिए हैं, तो इस चैप्टर में डिडक्शन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। दूसरा, ये देखो कि अगर वो लोन कब लिया है, 1499 के पहले लिया है या 1499 को लिया है या 1499 के बाद लिया है। अगर वो लोन 1499 के पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन है। अगर वो लोन 1499 के बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और अगर वो लोन 1499 के बाद लिया है पर घर को लेट आउट किया है तो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, वो जितना चाहे उतना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता है। अब थोड़ा सा इससे मैम आगे अगर बढ़ लेट जाए, आउट में, ठीक है, तो अब हम लोग सम में आ मैम रहे फिर हैं। हाँ बोलो। मैम मैं लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद थोड़ा और रूल में आगे जा रहे हैं। और रूल क्या है, अब जानना है कि जो इंटरेस्ट है, देखो हम लोग घर का सोचो लोन ले लेते हैं 2001 में, पर जरूरी नहीं है कि हम लोग घर बनाना शुरू कर दिए। हो सकता है हम लोग लोन ले लिए 2001 में, 2001 का जनवरी में, पर घर बनाना शुरू किए हैं 2001 का जुलाई में। ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। अब इंटरेस्ट के ऊपर सोचो, हम लोगों ने घर लिया है लोन लिया है जनवरी 2001 में और कंस्ट्रक्शन शुरू किया है हम लोगों ने 2002 में। 1 साल के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, बट बैंक मेरा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा जनवरी से। तुम लोग घर बनाना शुरू करो या मत शुरू करो, उससे बैंक को लेना देना नहीं है। बैंक से तुम लोगों ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना होगा। ये भी हो सकता है तुम लोगों ने कभी घर नहीं बनाया, बैंक देखने नहीं आता है कि घर बना या नहीं बना, बैंक को मतलब है लोन ले लिया है, इंटरेस्ट शुरू हो गया है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले का इंटरेस्ट। और जो 2002 से भी घर बन रहा है तब भी तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो, उसको कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो ये 2 वर्ड है, प्री इन कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब जो प्री वाला होता है वो टोटल करके हम लोगों को 1/5 ही इस साल डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर हम लोगों का 2001 का इंटरेस्ट सोचो 3-4 साल बीत गया है, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो 3-4 साल तक इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, हम लोग का बहुत सारा इंटरेस्ट पे हो गया है। सोचो हर साल 20,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे थे, 3 साल में हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट दे दिया है, 60,000 रुपया। और अब 2004 से बनाना शुरू किए तो 1 2 3 3 साल में इंटरेस्ट तो भरे ही, तो इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और ये कितना था, 60,000। इसका डिडक्शन इस साल कितना मिलेगा, सिर्फ 1/5 करके 5 साल में डिडक्शन मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन का, और पोस्ट का इसी साल पूरा मिल जाएगा। तो ये हम लोग करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये थ्योरी था, माइंड में रखो, सम करते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 39 नंबर में अब हम लोग फिर से हिंदी में बोल रहे हैं। मैंने लोन लिया था 1416 में 7 लाख का, इंटरेस्ट रेट था 12%, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1718 में। तो पहले देखो कितना साल कंस्ट्रक्शन वाला, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना था, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहते हैं। तो पहले पीरियड लिखो, तो हम लोगों का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है, जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया वहां से हम लोगों का 31/3/18, मतलब जिस दिन हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उस साल का मार्च पे खत्म हो जाएगा। हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31/3/18 में, तो इस साल का मार्च कौन सा है, 31/3/18, 31/7/18 को हम लोगों ने खत्म किया है, मतलब जुलाई में। पर जुलाई को कंप्लीटेड में नहीं लेते, जो 31/3/18 है
मार्च में हम लोग का ये प्री खत्म हो गया और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड जो हम लोग का खुद का साल रहता है 1419 से 31/3/20, ये हम लोग का खुद का साल होता है। तो अब आराम से निकालते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हम लोग का लोन का अमाउंट क्या था, 7 लाख मिल जाता है। तो इसलिए जो साल बीच में नहीं लिखे हैं वो साल का हम लोग को डिडक्शन ऑलरेडी उस साल में मिल गया है, इस साल का इस साल में मिल रहा है। सिर्फ प्री का मैटर कर रहे हैं, जिस साल लोन लिए थे उस साल से कंप्लीट होने तक का साल। तो अब हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 7 लाख पे 12%, और हम लोग का कितना महीना हुआ इस बीच में, आराम से देखो 1416 से 31/3/17, 12 महीना। यहाँ पे 24 महीना आया है, 24 महीना आया है इसलिए 24 मंथ्स या इंटू 2 लिख लो। देखो यहाँ पे हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, हम लोगों का 31/3/18 तक ही, जो साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसका खुद का मार्च तक ही हम लोग लेंगे प्री। उसके बाद 1419 से 31/3/20 तक, नहीं 1418 से 31/3/19 तक, जो एक साल बीच में नहीं है, वो पोस्ट मतलब करेंट पीरियड इंटरेस्ट बोलकर पिछले प्रीवियस ईयर में उसने डिडक्शन ले लिया है। तो इस साल खाली इस साल का ले रहे हैं। तो बीच का जो पोर्शन है उस टाइम तो कंप्लीटेड ही था, तो वो उस टाइम के लिए करंट ईयर था। अभी का करंट ईयर 1920 है, तो लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर में एग्जेम्पशन मिल चुका है, डिडक्शन मिल चुका है। पर प्री वाला तो हर साल 1/5 मिलेगा 5 साल तक, इसलिए इस साल भी हम लोग उसका 1/5 लिए हैं। जो 1,68,000 का इंटरेस्ट है, ये 5 साल तक हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, 1/5 1/5 1/5 1/5 करके 5 साल तक हम लोग को मिलेगा। कौन से 5 साल में हम लोग डिडक्शन लेना शुरू करते हैं, जिस साल से घर बनकर शुरू हो जाता है उस साल से हम लोग सैलरी शीट एचपी का शीट बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग सैलरी शीट कौन से प्रीवियस ईयर से बनाना शुरू कर दिए होंगे, 18-19 से।
ये जो 1,68,000 है, ये 1/5 करके हर साल हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। इसका 1/5 कितना है? 33,600, तो हर साल हम लोग को 33,600 का डिडक्शन मिलेगा। जब पूरा 5 बार हम लोग ये डिडक्शन ले लेंगे तो 1,68,000 का पूरा डिडक्शन ले चुके होंगे। हर साल ये जो हम लोग हर साल डिडक्शन ले रहे हैं, ये तो बहुत पिछले साल का ले रहे हैं, 2016 से 2018 का डिडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उतना साल तक 2 साल तक हम लोग इंटरेस्ट पे तो किए थे, पर डिडक्शन लेने नहीं मिला था। तो डिडक्शन लेने मिलता है जब घर बनकर रेडी हो जाता है, उस साल से हम लोग को डिडक्शन लेने के लिए मिलता है। तो हम लोग 2 साल तक इंटरेस्ट पे किए थे 1,68,000, पर जब घर बन के रेडी ही नहीं था, तो हम लोग कोई सम तो करते नहीं होंगे, टैक्स तो भरते नहीं होंगे, क्योंकि घर तो बन रहा है। घर बनते के टाइम पे कोई टैक्स नहीं देता है, तो उस टाइम तक हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट पे किए हैं 1,68,000। इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना शुरू करते हैं जब घर बनकर रेडी हो जाता है। तो जो पहला साल है, उस साल हम लोग के पास घर आ गया था जुलाई में, तो 31 मार्च 2019 में हम लोग के पास घर था। तो इसलिए जब 31 मार्च 2019 में टैक्स भरने का टाइम आया, तो हम लोग 33,600 का डिडक्शन लिए। अब लोन तो खत्म नहीं हुआ, लोन तो स्टिल हम लोग को है, तो इंटरेस्ट ये सारे साल में भी तो इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो ये प्री का टाइम का 1/5 है, पर ये सब टाइम में अपना खुद का भी तो इंटरेस्ट होगा। 84,000, 7 लाख का 12% खुद का भी इंटरेस्ट होगा, खुद के साल का। 84,000 हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक लोन पे ऑफ नहीं करेंगे। और ये पिछला 2 साल का था, जब घर बनकर रेडी नहीं हुआ था, तब का 84 था, 1,68,000 था 2 साल का। तो वो डिडक्शन 1/5 करके 5 साल में लिए, और 84,000 हर साल हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 7 लाख पे 12%। ये अब क्लियर हुआ? करने बोला है सिर्फ 1920 का, तो और कोई साल का दिखाएंगे नहीं, सिर्फ 1920 वाला पोर्शन ही दिखाएंगे। इसलिए हम पहले बीच का ये वाला पहला वाला नहीं दिखाएं, क्योंकि हम लोग का वो साल ही नहीं है, हम लोग का साल है सिर्फ 1920। तो हम 1819 दिखाने क्यों बैठेंगे? इसलिए 1819 का कोई स्टोरी नहीं है, उस साल हुआ होगा, हम लोग किए भी होंगे, पिछले साल हम लोगों ने ऐसा ही किया होगा। पर इस साल मैं क्यों दिखाऊं? मुझे दिखाने बोला है सिर्फ 1920 का, तो हम सिर्फ 1920 को दिखाएं। पर 33,600 कहाँ से लाए? उसके लिए ऊपर वाला हमको करके दिखाना पड़ा। तो 33,600 हम दिखा लिए, 84,000 कहाँ से लाए दिखाना। 89 का पीरियड मेरे को दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल का चीज है। वो तो पिछले साल हम किए ही होंगे, हम तो इस साल का सम कर रहे हैं। हम लोग का सम सिर्फ इस साल को कवर कर रहा है।